चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में भी जो मुख्य दो टॉपिक आप लोगों को दिए हुए हैं, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये दो टॉपिक हमने कवर करने हैं। आज की क्लास में हम ग्रीन रेवोल्यूशन को कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को कवर करेंगे। थर्ड जो टॉपिक है एग्रीकल्चर में जो दिया हुआ है, उसमें हमारे क्रॉप्स दे रखे हैं 4 प्रकार की। तो वो क्रॉप्स के नोट्स ऑलरेडी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिले हुए हैं और हमने जीएस के अंदर भी काफी डिटेल में उन सारी चीजों को पढ़ा है, तो अब उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स में सब कुछ है, आप उसको इजीली ग्रैस्प कर जाएंगे। ठीक है, जो मेन फोकस है वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन को जब हमने समझना है तो उससे पहले 2-3 चीजों का हमने ख्याल रखना है कि हमने उसे ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में समझना है। सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में मींस कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में आता है तो वो किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आएगा और उस टाइम पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की क्या रही थी, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था और क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन को इस बड़े जो है प्रोग्राम की फॉर्मेट में हमने लॉन्च किया है। राइट, नोट्स ऑलरेडी आपको जो है मिले हुए हैं, कुछ वैल्यू एडिशन नोट्स हैं, वो भी मैं आपको दूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, और आपने जो आरसी तिवारी है उसमें से भी कुछ एक चीजें भी मैं बता दूंगा जो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के आसपास पढ़नी है। राइट, तो इस तरीके से हम ग्रीन रेवोल्यूशन को कवर करेंगे। बड़ा टॉपिक है, 20 नंबर के लैक का क्वेश्चन इससे इजीली आ सकता है। और आज में जिस तरह का हिमाचल में पेपर है, तो अब पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 या व्हाट आर दी नेगेटिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन व्हिच आर सपोज्ड टू बी एड्रेस्ड टुडे इन द टुडे सिनेरियो, तो ये वाले एस्पेक्ट को भी हम लोग कवर करेंगे कि अब क्या करें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। राइट, कि पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो हमारा जीएस में पेपर 3 का भी पोर्शन है, तो उन सारे पोर्शन को भी हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस मॉडल को अभी आप समझिए। तो एग्रीकल्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में एग्जैक्टली किसान क्या कर रहा है, वो चीजों को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस का क्या मतलब है कि वो अपनी लेबर डाल के कल्टीवेट कर रहा है प्लांट्स को, क्रॉप्स को, और फिर उसको मार्केट में बेचेगा। तो उसको दो एंड पे गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए ये काम करने के लिए कि अगर मेरे को अपने खेत में खेती करनी है तो मेरे को दो एंड पे गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। पहले एंड पे सपोर्ट क्या चाहिए, इसको बोला जाता है बैकवर्ड लिंकेजेस। जो दूसरा एंड है उसको बोला जाता है फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब जब हम जीएस लेवल पे पढ़ते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी बट द फॉरवर्ड लिंकेजेस आर रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। तो जीएस 3 में अगर आप देखिए, जैसे एक टॉपिक है फार्म सब्सिडीज, जीएस 3 का टॉपिक है फार्म सब्सिडीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर को लेके है ना, पोस्ट हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस इज ऑल अबाउट पोस्ट हार्वेस्टिंग। एक बार फसल काट दी, अब उस फसल का क्या करना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो ये जो फिनोमिना है ये फॉरवर्ड लिंकेजेस है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे निर्धारित करता है कि गवर्नमेंट इज सपोज टू क्रिएट अ मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और इस मार्केट के लिए हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है पीडीएस सिस्टम एक दे रही है कि जो है एमएसपी एक दे रही है कि मिनिमम एश्योर्ड कर रही है कि नो वन इज गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट, तो वी आर हियर फॉर यू, वी विल बाय योर व्हीट और राइस और अदर कमोडिटीज ऑन विच एमएसपी हैज बीन प्रोवाइडेड। तो इस तरह से गवर्नमेंट उनको कुछ एश्योरेंस दे रही है, चाहे वो इंश्योरेंस की फॉर्मेट में है, चाहे वो मार्केट की फॉर्मेट में है, चाहे उनका लिंकेजेस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से है। तो इस फैक्टर पे जब गवर्नमेंट काम करती है तो इनको बोला जाता है फॉरवर्ड लिंकेजेस और पोस्ट हार्वेस्टिंग सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है जो फसल लगाने से पहले किसान को कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। ये जनरली ज्योग्राफिकल ड्रिवन है। ठीक है, अभी इसको आगे देखेंगे भी कि ज्योग्राफिकल ड्रिवन कैसे, कि बैकवर्ड लिंकेजेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं। सबसे बड़ा इनको बोला जाता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड वही है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर किन बातों पे निर्भर करेगा। उसमें से सबसे प्राइमरीली डिटर्मिनेंट है योर ज्योग्राफी। तभी हम ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, हम इसको हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे ना, ज्योग्राफी में पढ़े। तो मींस एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज ड्रिवन बाय ज्योग्राफी। तो व्हेन वी से द वर्ड ज्योग्राफी, इसके फिर और सबसेट क्या आएंगे, यस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट के आपको पता ही है दो एट्रीब्यूट है, दैट इज योर टेम्परेचर एंड योर प्रेसिपिटेशन। तो ज्योग्राफी पे डिपेंड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के एक फैक्टर है। टोपोग्राफी पे डिपेंडेंट है
कि आपके हिमाचल का एग्रीकल्चर डिफरेंट है ना एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, और द एग्रीकल्चर ऑफ तेलंगाना जो ड्राईलैंड एरिया है, या एग्रीकल्चर ऑफ लाहौल स्पीति इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑफ अदर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा, वो उसके क्लाइमेट पे, दोनों जगहों का क्लाइमेट अलग है लाहौल स्पीति का बाकी हिमाचल से, तो इनका एग्रीकल्चर किसी और बातों पे निर्भर करेगा। तो एग्रीकल्चर के डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। एक इसका डिटर्मिनेंट है, देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि ज्योग्राफी तो डिसाइड करेगी कि पानी कहां पर है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा तो एग्रीकल्चर बदल जाएगा। जैसे पंजाब हरियाणा में जब हमने इरिगेशन नेटवर्क्स दे दिए हैं और बोला कि आपके पास तो ग्राउंड वाटर भी है, आप जो है एक पंप सेट लगाइए और ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कीजिए, तो उनके एग्रीकल्चर का पैटर्न बदल गया। पंजाब में किसानों ने राइस फार्मिंग करनी शुरू कर दी, विच इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, शुगर केन किया, विच इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। मीन्स कि इफ यू आर हैविंग वाटर, तो योर पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इज गोइंग टू चेंज। तो नाउ यू विल बी गोइंग फॉर दी crops which are water intensive, or just to increase your production you are going to use water a lot, right? तो आपका एग्रीकल्चर बदल गया। तो पानी पे एग्रीकल्चर निर्भर करता है, जो ड्राईलैंड एरियाज है वहां का एग्रीकल्चर हमने देखा, ड्राईलैंड फार्मिंग बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? तो आप देखोगे कि एग्रीकल्चर के बैकवर्ड लिंकेजेस में ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट? तो इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा एग्रीकल्चर किन बातों पे निर्भर करेगा अदर देन ज्योग्राफी? की क्लाइमेट पे निर्भर करेगा, टोपोग्राफी पे करेगा, पानी पे करेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपेंड कर रहा है जो इनपुट वाले एरियाज हैं, कि एग्रीकल्चर को आप कहां कहां से इनपुट दे सकते हो अच्छे से अच्छा। तो एक एरिया है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बोलिए जी केमिकल्स का क्या मतलब है? फर्टिलाइजर इज अ केमिकल, चाहे वो किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर पे डिपेंड करेगा। आप पंजाब हरियाणा में जो हमने इतनी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो अगर आपके फर्टिलाइजर डालोगे तो एग्रीकल्चर चेंज हो जाएगा। यू कैन गो फॉर दोज क्रॉप्स विच आर न्यूट्रिशन इंटेंसिव क्रॉप्स, तो आप एग्रीकल्चर को साइंटिफिक लाइन पे भी ले जा सकते हो फर्टिलाइजर डाल के, राइट? तो फर्टिलाइजर, अब देखो खेत में फर्टिलाइजर डाला, फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपकी फसल की 10 to 25%, हिंदुस्तान का जो फिगर है 10 to 25% ऑफ योर कल्टिवेशन, योर क्रॉप has been damaged by the attack of pest। तो पेस्ट अटैक हो जाता है ना? जैसे अभी कुछ साल पहले कैटरपिलर टिड्डियों ने जो है इतना सारा जो है हमारा राइस जो है उस टाइम वीट उस टाइम पे खराब कर दिया, तो पेस्ट अटैक हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन खराब हो जाती है। तो आपको पेस्ट से बचने के लिए क्या डालना पड़ता है? पेस्टिसाइड्स। आप देखो ना, सेब के ऊपर डाला जाता है ना पेस्टिसाइड, क्यों? ताकि पेस्ट अटैक होगा तो प्रोडक्शन खराब होगी, प्रोडक्शन खराब होगी, फार्मर की इनकम कम, और सेबों की खेती कम, प्रोडक्शन कम, जिसकी वजह से सेब महंगा मिलेगा मार्केट में। तो पेस्ट से भी बचाना पड़ता है। ऐसे ही इंसेक्ट से बचाना पड़ता है पेस्ट के साथ साथ, तो इंसेक्टिसाइड्स भी डालेंगे। तो केमिकल इंटेंसिव हो गया है एग्रीकल्चर। तो ये डिटर्मिनेंट है एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करेगा, केमिकल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये बैकवर्ड लिंकेजेस है, ये ज्योग्राफी की एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक, एग्रीकल्चर के लिए एक और चीज है, देखो, टेक्नोलॉजी चाहिए। बोलो जी टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? बोले टेक्नोलॉजी दो तीन प्रकार की है। सबसे पहला टेक्नोलॉजी का क्या एस्पेक्ट है कि अगर आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हो, तो एग्रीकल्चर में आप सीड को अपने मुताबिक ढाल सकते हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड मींस उसके जीन्स चेंज कर दो। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट और राइस, ये क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसके जीन्स को बदल दिया और इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, इसकी ऊंचाई घट गई है, ये 4 महीने में पक जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल सीड्स हैं, जो हमारे इंडिजिनस सीड्स हैं, वो 6 महीना लेते हैं। तो मींस आपने जीन्स उसमें टेक्नोलॉजी यूज करके सीड को मॉडिफाई कर दिया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, साइंस में डेवलपमेंट करी है आपने, तो आप एग्रीकल्चर को दूसरी दिशा में ले जा सकते हो। तो डिटर्मिनेंट है, आपके एग्रीकल्चर करने का तरीका बदल जाएगा। कि आप पहले जो है ऐसी क्रॉप लगाते थे, लेट सपोज आप मेज लगाते थे, लेकिन मेज से आप ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे। आपको किसी ने बोला ये गेहूं की जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, इसको अपने खेत में लगाओ और खूब पानी दो, आप देखोगे प्रोडक्शन आपकी 4 गुना बढ़ेगी, जिससे आपका पैसा बढ़ेगा। तो आपका एग्रीकल्चर बदल गया, आपने मेज लगाना बंद कर दिया, आपने बाजरा, ज्वार, रागी बंद कर दिया लोगों ने लगाना। ठीक है, अब क्या लगा रहे हैं? गेहूं और चावल लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स अवेलेबल हैं, जिनसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो किसान की इनकम बढ़ जाएगी, राइट? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, तो टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है।
तो एग्रीकल्चर किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? सीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड है ना, जो केमिकल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ज्योग्राफी के ऊपर निर्भर कर रहा है। एग्रीकल्चर निर्भर कर रहा है, एक और फैक्टर है, इनको अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, लैंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी लैंड का क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ लैंड, की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, लैंड की अवेलेबिलिटी, लैंड में सब चीजें आ जाएंगी, लैंड की क्वालिटी, लैंड की अवेलेबिलिटी कि किसान के पास कितना जमीन है, अवेलेबिलिटी, जैसे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कितना है, जैसे एग्जांपल हरियाणा पंजाब में पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर, बट एज कंपेयर टू यूपी एंड बिहार वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल वन ऑफ द हाईएस्ट रीजन्स ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यू विल सी कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज वेरी वेरी लेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर में अगर आपके पास छोटा जमीन का टुकड़ा है आप डिफरेंट टाइप का एग्रीकल्चर करोगे, एंड इफ यू आर हैविंग द सरप्लस लैंड तो आप डिफरेंट एग्रीकल्चर करोगे। जब आपके पास छोटा लैंड है तो यू विल ऑलवेज गो फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग, आप उसमें वो लगाओगे जो आपको खाना है, बट इफ यू आर हैविंग सरप्लस लैंड ऑफ मोर देन 10 और 15 एकड़ तो आप उसमें वो लगाओगे जो मार्केट में बेचने के लिए लगाना है, राइट? तो योर नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन योर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। सेकेंडली इट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, व्हाट काइंड ऑफ लैंड यू आर हैविंग, द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, है ना, तो इसके ऊपर भी एग्रीकल्चर निर्भर करता है। इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिसको बोला जाता है, ज्योग्राफिकल भाषा देखो, लैंड से ही रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? लैंड एंड किसान के बीच में क्या रिश्ता है, मींस जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब देश आजाद हुआ था मैंने बताया था लैंडलेसनेस, ब्रिटिश एरा इज द एरा ऑफ, जिसके अब देखो ब्रिटिश ने एग्जैक्टली किया क्या है, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आते हैं तो ब्रिटिश से पहले इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स होते थे, बहुत सारे प्रिंसेस थे, जहां पर भी प्रिंसेस की कैपिटल होगी, जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बनेगा वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब क्रिएशन था। जब मुगल्स का भी एरा था तो इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत हाई था और इंडिया में आर्टिशंस बोला जाता है, क्राफ्टमैन थे, उन लोगों का रोजगार बहुत अच्छा था, वो लोग शहरों में रहते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने सारे राजाओं को खत्म कर दिया और एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर क्रिएट किया। तो जब इतने सारे राजा खत्म हुए तो वो शहर धीरे धीरे डिमोलिश हो गए, खत्म हो गए वो शहर, वहां पे रोजगार खत्म हो गया। तो ब्रिटिश एरा, क्योंकि शहर खत्म हुए, लोगों ने अपना बोरा बिस्तरा उठाया, गांव में चले गए। तो ब्रिटिश एरा वाज द एरा ऑफ, यू कैन राइट इट डाउन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिंदुस्तान की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री का मतलब आज के कारखाने नहीं है, छोटे छोटे जो कारखाने पहले होते थे जिसमें 20-25 वर्कर काम कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे भी इंडस्ट्रीज थी, बेसिक इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम है ना, तो ये इंडस्ट्रीज है, कपड़ा हाथ से बनाया जा रहा है, धागा हाथ से बनाया जा रहा है, तो ये भी तो कारखाने ही थे। तो ब्रिटिश एरा वाज द एरा ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अगर उन्होंने ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है तो सबसे पहले हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा, ताकि सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाए, वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट उठ के हिंदुस्तान में आए। तो हिंदुस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी था करना, ताकि ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले। तो ब्रिटिश एरा वाज द एरा ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डी अर्बनाइजेशन अपने आप होगा। तो ब्रिटिश एरा वाज द एरा ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन, एंड द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि अब रोजगार शहरों में खत्म हो गया, लोग गांव में गए, गांव में गए तो उनके पास जमीन नहीं थी। तो ब्रिटिश एरा वाज द एरा ऑफ लैंडलेसनेस, किसान तो हैं, लोगों के खेतों में काम कर रहे हैं लेकिन अपनी जमीन नहीं है। तो ब्रिटिश एरा में 3 चीजें याद रखो, एक तो अर्बन एरियाज खत्म हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज खत्म हुई तो अर्बन एरियाज खत्म हुए, और रूरल एरियाज में लेबर्स की संख्या बढ़ गई है रेदर देन वो लोग जिनके पास अपनी जमीन हो। एंड ब्रिटिश एरा वाज द एरा ऑफ जमींदारी सिस्टम, क्योंकि जमींदारी सिस्टम था तो लैंड वाज होल्डेड बाय द जमींदार। तो जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है वो डिफरेंट थे कि लैंड और किसान के बीच में क्या रिश्ता है, कि किसान के पास जमीन ही नहीं है, वो एक लेबर की तरह काम कर रहा है। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने सबसे पहले क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, लैंड रिफॉर्म्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हमने किया। जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमने किसानों को जो लैंडलेस थे सरप्लस लैंड ली जमींदारों से, लैंड सीलिंग एक्ट लगाया हमने, लैंड सीलिंग एक्ट लगाया तो किसानों को लैंड बांटी है हमने जाके, ठीक है, सरप्लस लैंड किसानों को मिली है। तो जो है सोशल वेलफेयर, हमने सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस लाने का एक प्रयास किया। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? अब मेरे को जमीन मिल गई, पहले मैं लैंडलेस लेबर था, जैसे मुझे जमीन मिली मेरे को 2 एकड़ जमीन मिल गई, अब क्योंकि वो अब मेरी जमीन है
मैं उसकी फर्टिलिटी का ध्यान रखूंगा, मैं उसमें ज्यादा इरिगेशन करूंगा, मैं उसकी सॉइल की क्वालिटी को अच्छा बनाऊंगा, और मेरी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो चुकी है, तो मैं जितनी मेहनत करूंगा सारा पैसा मेरा है। तो मीन्स मेरी मोटिवेशन चेंज हो जाएगी। पहले अगर मेरी जमीन है नहीं, जमींदार कभी भी उठा के मेरे को बाहर फेंक सकता है, मैं एक लैंडलेस लेबर हूं, तो मैं क्यों अपनी जेब से उस जमीन में पैसा लगाऊंगा, राइट? क्योंकि अगर मैंने उसमें पैसा लगाया, कल को जमींदार ने मेरे को भगा दिया, तो मेरा लगाया हुआ पैसा भी बर्बाद हो गया। तो इसलिए किसान पहले जमीन में इन्वेस्ट नहीं करता था, उसकी क्वालिटी में, उसके इरिगेशन में, उसमें फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट नहीं करता। बट जैसे ही लैंड का टुकड़ा उसका बना तो उसने इस पे इन्वेस्टमेंट करी। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, लैंड और किसान के बीच के रिश्ते को बदल दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लैंड की अवेलेबिलिटी करवाएगी, किसान को सरप्लस लैंड बांटा गया। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम से टैक्स हटाया गया। तो इस तरह के कई सारे प्रोविजन है। अगर किसी ने किसी की जमीन को, जिसको टेनेंट बोलते हैं, कि गांव के लेवल पे जिसपे बहुत सारी जमीन है, वो शहर में रहता है, वो क्या करेगा, किसी को अपनी जमीन किराए पे दे देगा। वो किराएदार के साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा, किराएदार कहेगा 5 साल का मिनिमम एग्रीमेंट है, मैं जमीन का ख्याल रखूंगा, ताकि 5 साल में जितनी प्रोडक्शन हो उसका कुछ हिस्सा तुम रख लो, बाकी मेरा होगा। तो मेरी भी मोटिवेशन है कि मेरे को 5 साल तक जमीन से कोई नहीं निकालेगा, तो मैं जमीन पे अच्छे फर्टिलाइजर डालूंगा, अच्छी उसकी सॉइल क्वालिटी रखूंगा, उसमें इरिगेशन की व्यवस्था करूंगा, कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी मैं अपने मालिक को 20% दूंगा, 80% तो मेरा ही है। तो वहां भी मोटिवेशन मिली। तो इसको क्या बोला जाता है, लैंड टेनेंसी एक्ट लेकर आए। तो इस तरह से कई सारे प्रकार के रिफॉर्म्स किए एग्रीकल्चर में। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, कि आपने इस तरह के लॉज बनाए हैं, किसान और जमीन के बीच के रिश्ते को रीडिफाइन किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इससे एग्रीकल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा आपका। क्लियर? तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं जी? रिपीट करते हैं। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। ज्योग्राफी के 3 एस्पेक्ट हैं, चाहे वो क्लाइमेट है, चाहे टोपोग्राफी है, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, इसमें सॉइल भी एक फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ सॉइल नंबर 4 फैक्टर। ज्योग्राफी के अंदर जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सॉइल होगा उतना बेटर आपका एग्रीकल्चर होगा। सेकंड फैक्टर एग्रीकल्चर में डिपेंड करता है कि केमिकल्स फर्टिलाइजर है या नहीं है। तो केमिकल्स डालोगे, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे इंसेक्टिसाइड है, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो वीडीसाइड है, वीडीसाइड भी डाला जाता है ताकि वीड ना इकट्ठी हो जाए खेत में। वीड होगी तो वो क्या करेगी, न्यूट्रिशन को डिप्लीट करेगी, राइट? वो प्लांट की बाकी जो आपके काम का प्लांट है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन को एग्जॉस्ट कर रही है। तो वीडीसाइड भी डाले जाते हैं, तो ये केमिकल्स भी डाले जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का डिपेंडेंट है एक फैक्टर। एक फैक्टर है कि टेक्नोलॉजी में किस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, पर्टिकुलरली सीड्स की बात कर रहे हैं, कि जीएम जो सीड्स हैं वो भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड चाहे क्वालिटेटिव हो या उसकी जो है अवेलेबिलिटी हो, कि किसान के पास अगर जमीन ही नहीं होगी तो वो एग्रीकल्चर पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। छोटी जमीन होगी उसका डिफरेंट इंपैक्ट होगा, बहुत बड़ी जमीन होगी एग्रीकल्चर में उसका डिफरेंट इंपैक्ट होगा। तो लैंड इज येट अनदर फैक्टर जो एग्रीकल्चर को ड्राइव करेगी, right? So these are the few factors which drives agriculture. Along with them, 2 more factors I am defining here. The 5th factor which define agriculture is your कि एग्रीकल्चर में रिसर्च कितनी हो रही है आपकी। तो अभी हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में रिसर्च कितनी है, जैसे एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है करनाल हरियाणा के अंदर, तो उसका क्या काम है, वो रिसर्च कर रहा है एग्रीकल्चर में। अलग अलग हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। कोई डेयरी पे रिसर्च कर रहा है, कोई राइस पे कर रहा है, कोई वीट पे कर रहा है ना। तो अलग अलग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी का बहुत बड़ा दायरा है। जितनी ज्यादा रिसर्च होगी उतनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड भी है वो भी तो लेबोरेटरी में ही तैयार हुआ। एक बार आपने लैब में, जैसे अगर हमें नई दवाई बनानी है, वो लैब में बनेगी पहले दिन, जब वो लैब में बनेगी उसके सब इफेक्ट्स पता चलेंगे, फिर उसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, फिर वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होगी, उससे सबका बुखार ठीक हो जाएगा। तो मींस रिसर्च कुछ इस तरह का काम करती है कि आपने आपने सीड फोर्टिफिकेशन, एक एग्जांपल लेते हैं कि देखा गया कि हिंदुस्तान में जो महिलाएं हैं उनको एनीमिया ज्यादा है, ठीक है, आयरन कंटेंट कम है उनकी डाइट में। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, सीड का जीन्स को चेंज करते हैं, उसमें आयरन कंटेंट बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फूड फोर्टिफिकेशन, इस कॉन्सेप्ट को, कि आपके फूड का जो है उसका डीएनए चेंज किया गया और अब जो है हमारे वीट के अंदर आयरन भी होता है। अच्छा काम किया कि सबको आयरन मिलेगा इससे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप देखोगे कि रिसर्च हेल्प करती है। फिर उन सारे सीड की मास प्रोडक्शन करवा के किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया गया। उससे क्या हुआ कि किसान जो अब सीड लगाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट आयरन होगा, वीट होगा तो बाय डिफॉल्ट होगा। तो रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्रीकल्चर में प्ले। रिसर्च से पता चलेगा कि आपकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कौन से प्लांट को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, किस प्रकार के फर्टिलाइजर यूज करने हैं, तो रिसर्च करनी पड़ेगी। तो लगातार आप रिसर्च करोगे, उससे आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा।
तो रिसर्च इज येट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 5th पॉइंट एग्रीकल्चर का आएगा रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च। इसको ज्योग्राफिकल भाषा में क्या बोला जाता है? अब रिसर्च कर ली, मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूं, मेरे को गवर्नमेंट ने एक अच्छी लैब दी, मैंने एक जो है बहुत अच्छा सीड बना दिया, अगर वो जो रिसर्च मैंने लैब में करी है वो किसानों तक नहीं पहुंची, किसानों को पता ही नहीं है रिसर्च के बारे में, तो रिसर्च फेल है, कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो एक फैक्टर है, इसको बोला जाता है इस पूरे प्रोसेस को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का क्या मतलब है? ये पूरा है कि लैब टू फार्म कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कि जो रिसर्च आपने घर ली है वो किसान तक पहुंचे। जैसे इसको कैसे गवर्नमेंट प्रमोट करती है, आपको ध्यान होगा बहुत पहले जो है दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था कृषि दर्शन। कृषि दर्शन, कृषि दर्शन का मतलब क्या है कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, वो कम्युनिकेट किया करती थी गवर्नमेंट टेलीविजन के माध्यम से, ताकि किसानों तक ये रिसर्च पहुंचे। आजकल क्या है, कृषि विकास केंद्र बन गए हैं कि वहां पे आप टेलीफोन कर सकते हो, वो आपके रिसर्च जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, लेटेस्ट चेंजेस चल रहे हैं, आपको बताने आया करेंगे आपके घर घर, है ना, पंचायत किसान मीटिंग करेंगे। तो मींस जो रिसर्च हुई है वो किसानों तक पहुंचाई जाए, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैकवर्ड लिंकेजेस का। बैकवर्ड मींस कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करती हैं, एग्रीकल्चर को रिसर्च चाहिए, एग्रीकल्चर को ज्योग्राफी चाहिए, एग्रीकल्चर को लैंड चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर को केमिकल्स चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज येट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए देखो एक और चीज चाहिए। अब ये सारी चीजें खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कि किसान को फर्टिलाइजर डालना है उसका भी तो पैसा चाहिए, किसान को सीड खरीदना है उसका भी तो पैसा चाहिए। तो इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इज येट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, ये देखिए ये सारे फैक्टर्स जो हम इसमें कर रहे हैं, तो क्रेडिट इज येट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि एग्रीकल्चर में क्रेडिट फैसिलिटी देने का काम गवर्नमेंट का है। अब इस सबसे बाद में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी कनेक्ट हो जाएगा। क्रेडिट का मतलब क्या है? ज्योग्राफी की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट आज जो समझ रहे हैं, इसी से प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर काफी कोरिलेट कर जाएगी, राइट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब समझिए। इंस्टीट्यूशनल का क्रेडिट है कि किसान को खेती करनी है, उसको जो है फर्टिलाइजर खरीदने महंगा है, सीड खरीदने महंगा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके गांव में बैंक नहीं है, 10 किलोमीटर तक कोई बैंक नहीं है, वो क्या करेगा? मनी लेंडर से, साहूकार से पैसा लेगा, महाजन से पैसा लेगा, तो वो उनसे पैसा उधार पे लेगा। किसान इलिटरेट है, उसको नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, पता चल रहा है कि महीने का 2-2% रेट इंटरेस्ट लिया जा रहा है गांव लेवल पे। इस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया मनी लेंडर्स ने, महाजन्स ने, कि 2%, 3%, 4% जो है एग्रीकल्चर पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है, मंथली बेसिस पे। वो डेट्स कम आउट टू बी 50%। इतना तो एग्रीकल्चर रिटर्न ही नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक बिजनेस खड़ा करना है, मैं बैंक से जो है लोन लूंगा, बैंक कहेगा यार 5% में ले लो, 6% में ले लो, ठीक है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि जब मैं काम करूंगा, मैं अपना प्रॉफिट कमाऊंगा, तो मैं देखूंगा अगर मैं 100 रुपए का लोन ले रहा हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 120-130 रुपए, तो मैं लोन का 100 रुपए वापस करा के 20-30 रुपए अपने लिए बचा के रखूंगा। इस तरह से बिजनेस चलते हैं। अगर आप इतना ज्यादा जो है इंटरेस्ट लगा दोगे कि मैंने 100 रुपया लोन लिया है, एक साल के बाद 150 रुपया वापस करना है, तो एक साल में मैं 100 का 150 तो कमा ही नहीं पाया, मैंने कमाया 120 रुपया। यही किसान के साथ हुआ रूरल एरियाज में, पर्टिकुलरली इन द ब्रिटिश एरा। जो साहूकार हैं, जो महाजन्स हैं, या जो मनी लेंडर्स हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया किसानों को, और इसकी वजह से आप देखोगे ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा लैंडलेसनेस बढ़ी है। अगर हम डेटा को देखते हैं, आरबीआई ने भी डेटा लिया, लैंड सर्वे ने भी डेटा लिया, लैंडलेसनेस ब्रिटिश एरा में इसलिए बढ़ी है, या तो जमींदारों ने उनकी जमीन खा गए, या मनी लेंडर्स उनकी जमीन खा गए। उससे क्या, मनी लेंडर्स वेल टू डू हो गए, लेकिन जो किसान है वो लैंडलेस हो गया। ब्रिटिश एरा वाज द एरा ऑफ वर्स्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स। अगर आप देखोगे जो है 1942 में ड्राउट आया, 3 करोड़ लोग भूख से मर गए, 3 करोड़ लोग आउट ऑफ स्टारवेशन एंड हंगर, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स आते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था किसान के पास, ठीक है। तो पॉवर्टी वाज रैम्पेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, क्योंकि और कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में करने के लिए, नौकरियां थी नहीं, शहर थे नहीं। इसीलिए जो है इंस्टीट्यूशन, अब गवर्नमेंट ने सोचा कि किसान को अगर खेती करनी है, ये सारी चीजों की सुविधाएं देनी है, उसको हमने उधार पे पैसा भी देना है। गांव के लेवल पे जो है बैंक्स नहीं है। अब बैंक्स क्यों नहीं होते? थोड़ा सा इकोनॉमी को समझिए। रूरल एरियाज में बैंक्स नहीं खुलते हैं, कारण क्या है? बैंक्स किस मॉडल पे काम कर रहे हैं? बैंक्स ने कई लोगों से डिपॉजिट लिया, सेविंग अकाउंट खोले,
डिपॉजिट लेने के बाद बैंक ने क्या किया, मेरे जैसे कुछ हैं बिजनेसमैन है, मेरे को गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, घर लेना है, तो मेरे को उन्होंने कहा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलेगा। आपने सेविंग करी, सेविंग में कितना मिलता है 4%, 3.5%, एफडी में मिलता है 5%, 6%। तो जो ये मार्जिन है इनसे बैंक चलता है। तो बैंक्स को लगातार डिपॉजिट चाहिए और लगातार कोई लोन लेने वाला चाहिए, तभी बैंक की गाड़ी चल सकती है। अब गांव के लेवल पे लोगों की डिपॉजिशन हैबिट्स नहीं है, दूसरा हैबिट है लेकिन पैसा ही नहीं डिपॉजिट करने के लिए, कि पॉवर्टी है विलेज एरिया में, तो लोग बैंक में जाके पैसा नहीं जमा कराएंगे, जितना थोड़ा बहुत जमा कराएंगे वो बैंक के लोन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, वहां पे लोन कोई लेता नहीं है गांव के लेवल पे, क्यों? क्योंकि वहां इस तरह का शहरों की तरह से एक्स्ट्रा वेगेंजा लाइफ स्टाइल नहीं है, ना कोई घर ले रहा है, ना कोई अननेसेसरी कार ले रहा है। आज की डेट में मोबाइल यहाँ ईएमआई पे, शहरों के अंदर हर चीज ईएमआई पे चल रही है, तो लोन लेते हैं लोग, राइट। लेकिन रूरल एरिया में लोन नहीं ले रहे, इसलिए बैंक के लिए गांव के अंदर बैंक खोलना इज नॉट प्रॉफिटेबल। एक तो जनसंख्या कम है गांव की, ठीक है, शहर में एक सेक्टर में जैसे चंडीगढ़ है, यहीं पे जो है एक एक सेक्टर में 4-4 बैंक काम कर रहे हैं, क्यों? शहर में लोग ज्यादा हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है, वो डिपॉजिट करते हैं, और कई सारे लोग बिजनेस करते हैं, वो उनसे पैसा उधार पे उठाते हैं, तो बैंक की गाड़ी चल रही है। गांव में ये गाड़ी नहीं चल पाती। तो रूरल एरियाज के अंदर बैंक्स एग्जिस्ट थे, एब्सेंट थे, ओवर अप, तो इसलिए इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल। अगर आप बैंक से पैसा उठाते हो, क्रेडिट लेते हो, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की फैसिलिटी देने की कोशिश करी, लेकिन क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहां से देंगे जब बैंक ही नहीं है। प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट कहेगी आईसीआईसीआई को जाके शहर गांव में जाके लोन दो, वो क्यों जाएगा? वो क्यों गांव में अपनी ब्रांच खोलेगा? ब्रांच खोलना मतलब 5-6 लोगों का स्टाफ रखना, एक बिल्डिंग बनाना, उसकी कॉस्ट बियर करना, वहां इंटरनेट लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, स्टेशनरी लगेगी, पैसा कहां से आएगा? बैंक तो प्रॉफिट ओरिएंटेड चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, अब समझो इस बात को, गवर्नमेंट ने बैंक को सपोर्ट करने, फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा जब तक सरकारी बैंक नहीं होगा हम ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले तो हमारी सुनते नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एसबीआई को खरीदा। अगर आप देखोगे, इकोनॉमी पढ़ लिया ना, अगर आप देखोगे 60s वाज द एरा, 50s एंड 60s वाज द एरा ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। हमने पीएनबी है, ये है, वो है, सारे बैंकों को इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना था लोन देने के लिए, उससे प्राइवेट हमारी सुनता नहीं था, तो हमने क्या किया, प्राइवेट बैंकों को खरीद के सरकारी बना लिया। पर इसको बोला जाता है नेशनलाइजेशन। आपने खरीद लिया बैंक को और उसको सरकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने फार्मिंग में रिफॉर्म लाने थे। देखो सारी चीज अब इंटरकनेक्टेड होगी, फार्मिंग में रिफॉर्म्स लाने थे। अब गवर्नमेंट ने क्या बनाए, इसी में ग्रीन रेवोल्यूशन इसी से रिलेट होगा, आरआरबी, ग्रामीण बैंक बनाए। हिमाचल में है ना कोऑपरेटिव बैंक भी है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। फिर हमने बनाए आरआरबीज, बनाए रूरल रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। इसमें क्या करेंगे, एसबीआई के साथ पार्टनरशिप करी, स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा 35% जो है मेन बैंक ने डाला, 50%, 15% जो है स्टेट गवर्नमेंट ने डाला, 35% जो है आरबीआई ने डाल दिया। तो 3-4 बैंकों ने मिला के, आरबीआई ने भी इसमें पैसा डाला, एक एसबीआई ने भी डाला, स्टेट गवर्नमेंट ने डाला, और उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खोलें। इसलिए देखोगे रूरल बैंक में स्टाफ ज्यादा नहीं होता, लो कॉस्ट बैंकिंग किया। क्यों? क्योंकि मार्जिन को बढ़ाना था और रूरल एरियाज में लोन की फैसिलिटी देनी थी, लोन की सुविधाएं देनी थी, क्योंकि किसान को सब खरीदने के लिए बैंक थे ही नहीं। तो अब उसके गांव में बैंक खुल गया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक लेता है, महाजन और साहूकारों की तरह बहुत ज्यादा नहीं लेता। तो मींस अब जो है किसान को क्रेडिट फैसिलिटी अच्छे से मिल रही है। लोन वेवर कर देते कि कई बार हो गया, ड्राउट आ गया, एल नीनो ईयर आ गया, मानसून फेल हो गए, किसान की इनकम ही नहीं आई, इनकम नहीं आई तो वो बेचारा कहां से पैसा वापस करेगा, तो उसको 1 साल के लिए लोन वेवर दे दिया, लोन एक्सटेंड कर दिया। लेकिन जो मनी लेंडर है वो नहीं करेगा ऐसा काम, राइट। तो आरआरबीज खुले हैं, क्लियर। तो क्रेडिट की फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर का इनपुट है, ये बैकवर्ड लिंकेजेस है, पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हो आप एग्रीकल्चर को करने के लिए, कैसे, ज्योग्राफी के थ्रू, लैंड के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। इन सारे माध्यमों से आप जो है सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हो। तो आप एग्रीकल्चर को क्रेडिट देने का भी प्रयास कर रहे हो। फिर आपने 1975 में आरआरबीज खोले, ऐसे ही 1982 में नबार्ड खोला। नबार्ड का क्या काम है, एग्रीकल्चर लेवल पे वो इंडिविजुअल लोन नहीं देगा, नबार्ड आपको मेरे को लोन नहीं देगा, वो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे देगा। वो कहेगा, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा यार हमें ना बहुत बड़ी एक नहर खोदनी है, उसमें जो है 400 करोड़ रुपया लगेगा। नबार्ड ने कहा हम देंगे, एग्रीकल्चर के लिए बैंक है ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, उसने कहा हम पैसा देंगे, आप नहर खोदो। गवर्नमेंट ने कहा यार हमको जो है एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, उसमें हमें सीड का एक प्लांट लगाना है, क्योंकि हिमाचल के अंदर हम एप्पल के सीड डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं, पेड़ डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हैं, उसके जो है हमें एक यूनिट चाहिए।
उसके लिए लोन चाहिए, नाबार्ड दे देगा। तो नाबार्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो नाबार्ड बैंक भी बना है। तो रूरल क्रेडिट की फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, एग्रीकल्चर क्रेडिट की फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। कुछ साल पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब उन्होंने देखा यार बैंक तो खोल दिया लेकिन किसान जाके खाता नहीं खुलवाता, तो खाता जबरदस्ती खोले सबके, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनके खाते खोलो, कल को खुद लोन लेंगे। एक बार खाता खोलोगे, इनको सेविंग की हैबिट पड़ेगी, चाहे 10 रुपए बचाए दिन के, तो बचाना तो शुरू करें, सेविंग हैबिट डालो। सेविंग हैबिट डालेगी, इन फ्यूचर इनको पता चलेगा ये बैंक जो है सस्ते दरों पे लोन भी देता है। जब तक इनका खाता ही नहीं होगा, इनको कुछ पता ही नहीं होगा, तो सबके खाते खोले गए फिर, राइट। तो इस तरह से ये चीजें चल रही हैं। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी पीछे देखते, पीछे वाली स्लाइड में, कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए ज्योग्राफी का सपोर्ट लिया जा रहा है, केमिकल्स का सपोर्ट लिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया जा रहा है, लैंड का सपोर्ट लिया जा रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिसर्च का सपोर्ट लिया जा रहा है, आपके क्रेडिट फैसिलिटी का सपोर्ट लिया जा रहा है। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए अब देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इरिगेशन का भी तो सपोर्ट चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के साथ ही लिंक्ड है इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन करोगे तो ज्यादा अच्छी फसल पैदा होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। हमने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन दिया ना, तो जहां जहां पे इरिगेशन दिया वहां किसान प्रॉस्परस है आज। तो हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट लेकर आए, क्यों? इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए, फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, राइट। पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा गवर्नड है ये प्रोजेक्ट। तो इरिगेशन को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा इरिगेशन होगा उतनी ज्यादा पैदावार होगी, जनसंख्या तो बढ़ी रही है पूरी दुनिया की, तो उनको खाना भी खिलाना है, तो इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, आज नहीं तो फ्यूचर को ध्यान में रख के जरूरी है, राइट। तो इरिगेशन भी एक इंपॉर्टेंट इनपुट है एग्रीकल्चर का। एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, आप देखो बैकवर्ड लिंकेज में, मैकेनाइजेशन। जितना ज्यादा मैकेनाइजेशन करोगे उतना बढ़िया है, क्यों? मैकेनाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, पहले प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे पहले हम बैल से हल जोतते थे, ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास पहाड़ में तो ऐसे ही करते थे, क्योंकि खेत छोटा है, आप ट्रैक्टर लेके खेतों में नहीं जा सकते, टोपोग्राफी चैलेंजिंग है। दूसरा, स्मॉल लैंड साइज एंड दी हिली टोपोग्राफी, उसमें क्या है, आप जो है हल जोतते। लेकिन अब इतना लेबर ओरिएंटेड, लेबर मींस इतना टीडियस काम, इतना मेहनत वाला काम कोई नहीं करना चाहता, फिर बैल को भी पालना पड़ता है, लोगों ने अब जो है ज्यादा बैल रखने बंद कर दिए हैं। तो फार्म के ऊपर इसलिए जो है जो लेबर करवाई जाती थी वो बैल के द्वारा करवाई जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब छोटे ट्रैक्टर आ गए पहाड़ों में भी। शहरों में अगर लैंड साइज बड़ा है, अगर आपने देखा है पंजाब हरियाणा, यहाँ लैंड साइज बड़ा है तो यहाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर रखे जाते हैं। तो मैकेनाइजेशन से क्या है कि अब आपको किसी के ऊपर निर्भर बैल चलाने की जरूरत नहीं है, मजदूरों की जरूरत नहीं है, आपने ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर चला दिया, तो वो आपको हेल्प कर रहा है। ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली भी लगा दी, तो जैसे ही फसल पैदा होगी तो उसको बेचने भी उसी ट्रैक्टर से चले गए। तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हो। तो एग्रीकल्चर का एक इनपुट, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहा है मैकेनाइजेशन, जितना मैकेनाइजेशन होगा उतना अच्छा होगा। अब आपके पास जैसे यूएसए में लैंड एरिया इज वेरी हाई, है ना, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड टू एग्रीकल्चर इज मोर देन 150 हेक्टेयर, इतना बड़ा लैंड है 150 हेक्टेयर का। उस लैंड को आप कई ट्रैक्टर लग जाएंगे। अब वहां पे एक बार फसल पैदा होगी तो हाथ से कौन कटाई करता रहेगा, हार्वेस्टिंग हाथ से नहीं करेंगे, तो हार्वेस्टर लिए जाते हैं, है ना। तो वाटरमेलन को काटने के अलग हार्वेस्टर हैं, राइस के अलग हैं, वीट के अलग हैं, तो हर किसी के हार्वेस्टर अलग है। तो जितना ज्यादा मैकेनाइजेशन करोगे उतना एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मैकेनाइजेशन भी एक एग्रीकल्चर का इनपुट है। एक एग्रीकल्चर का इनपुट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी एग्रीकल्चर का इनपुट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके गांव तक एक रोड आती है, उस रोड से फर्टिलाइजर आएगा, उस रोड से सीड्स आएंगे, उस रोड से मैकेनाइजेशन में सपोर्ट मिलेगी, तो हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। इसलिए एक स्कीम बनाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। किस लिए बनाई, आपके एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। क्यों, रूरल एरियाज को कनेक्ट करना जरूरी है कि रोड, ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा है, रोड इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। आज भी आपके सारे इलेक्शन जो है रोड रोड करके ही लड़ते हैं कि रोड बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे। क्यों जरूरी है रोड, रोड मिलेगी तो आपकी इकोनॉमी, चाहे आप इंडस्ट्री खोलो, चाहे आप एग्रीकल्चर करो, आपको कनेक्टिविटी रोड देगी। आपने कुछ खरीद के लाना है गांव तक तो रोड चाहिए, कुछ बेचने जाना है बाहर में तो रोड चाहिए। तो जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा उतना बिजनेसेस, एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस मॉडल अदरवाइज, फ्लरिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में पोर्ट्स के पास, जैसे गुजरात है, उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का। क्यों, क्योंकि कोस्टल एरिया है, शिप में एक्सपोर्ट हो जाता है। अब पंजाब एक्सपोर्ट इतना अच्छा होने के बाद भी एक्सपोर्ट बड़े लंबे रूट से करवाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इनलैंड एरिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन, जो प्लेन एरियाज है वहां पे रोड बना लो, रेलवे बना लो, कोस्टल एरिया है तो वहां पे शिप ट्रांसपोर्टेशन से आपकी मार्केट साइज एक्सपेंड हो जाता है।
आपको कोई फर्टिलाइजर चाहिए वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो कोस्ट के ऊपर आपका शहर है, आपका गांव है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन भी एग्रीकल्चर में बहुत सपोर्ट करता है, राइट। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर यहीं से कनेक्ट हो जाता है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्या है, यही सारी समस्या है जो भी हमने बात करी कि लैंड की समस्या, कि लैंड है ही नहीं किसानों के पास। 70% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर हैविंग लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एग्रीकल्चर पॉवर्टी, तो प्रॉब्लम है कि इंडियन एग्रीकल्चर की। मैकेनाइजेशन इज वेरी लो। कई सारे फैक्टर हैं क्यों है लो, कि सबसे पहले किसान के पास पैसा ही नहीं है ट्रैक्टर खरीदने का। पैसा है लेकिन उसके पास जमीन ही छोटी सी है, बताया ना 70% के पास तो थोड़ी सी जमीन है। तो जब जमीन ही थोड़ी से वो खुद ही हाथ से या हल से कर देगा, तो उसको ट्रैक्टर की क्या जरूरत है, मैकेनाइजेशन की क्या जरूरत है, ठीक। उसका क्रेडिट नहीं है, यही प्रॉब्लम है। आरआरबी खोले लेकिन रूरल पेनिट्रेशन इज वेरी लो। वो टाइम से एग्रीकल्चर का लोन नहीं देते किसान को, तो बैंक तो खोला, लोन अभी भी नहीं मिल रहा। रिच फार्मर्स को लोन मिल रहा है, गरीब को, बैंक को लगता है यार इसको लोन दे दिया, पैसा लेके भाग जाएगा, डुबा देगा हमारा पैसा, इसके पास तो कुछ मॉर्गेज करने को भी नहीं है, गिरवी रखने को भी नहीं है, तो उसको लोन नहीं मिलेगा। और लोन की जरूरत उसी को थी जो गरीब था। तो मींस सारी इन्हीं में प्रॉब्लम्स है कि क्रेडिट की प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रॉब्लम है ना। इन टोपोग्राफी की, इंडिया में देखोगे जो ड्राई लैंड वाले एरिया क्लाइमेट पढ़ लिया, ड्राई लैंड एरियाज में इरिगेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है। रेड सॉइल जो है बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं है, तो सॉइल के बारे में भी पढ़ा, उसका एक इशू है। हमारा क्लाइमेट में ही रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, इंडिया में प्रेसिपिटेशन मोस्टली मानसून में होती है, तो हम जो है गर्मियों में ही खेती कर पाते हैं, इसलिए सर्दियों में पहाड़ों में भी खेती नहीं होती है। क्यों, सर्दियों में बारिशें नहीं है। तो मींस इस तरह से आपकी जो रेनफॉल के ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। रेनफॉल क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आएगा, प्रॉब्लम है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब जो है रेनफॉल इरेटिक हो गए हैं, उनकी साइकिल चेंज होगी, जिससे क्रॉप के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। जैसे एग्जांपल, इस बार व्हीट की प्रोडक्शन कम हुई है अनटाइमली रेनफॉल की वजह से। लेमन की प्रोडक्शन खराब हो गई क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया अचानक से, तो लेमन का फूल खराब हो गया, तो लेमन का प्राइसेस बढ़ गए। तो इस तरह से आप चीजों को कनेक्ट कीजिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर की, राइट। इन्हीं में से सभी में प्रॉब्लम निकलेगी कि सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, बोलो जी हैं तो सही, राइस व्हीट मेज के हैं, पल्सेस के तो है ही नहीं, ज्वार बाजरा रागी के तो है ही नहीं, ऑयल सीड्स के तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम है। तो इन्हीं में प्रॉब्लम्स है, इन्हीं सारी चीजों में, राइट। एग्रीकल्चर रिसर्च बोलो किसानों तक पहुंच ही नहीं रही है, आप जो मर्जी लैब में करते जाओ किसानों तक वो कनेक्टिविटी पुअर है। तो इस तरह से आपने इन्हीं में से चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर निकालने हैं। तो इन सब को मिला के क्या बोलेंगे, दीज आर दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये इनपुट है एग्रीकल्चर का, बैकवर्ड लिंकेजेस है, क्लियर। अब देखो फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है। एक बार आपने खेती कर ली, इन सारे माध्यमों से आपने खेती कर ली, अब उसके बाद आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की। सबसे पहले अगर जब आपने खेती करी है, सबसे पहला सपोर्ट आपको गवर्नमेंट का चाहिए कि गोडाउन्स होने चाहिए जी। गोडाउन्स क्यों चाहिए, या स्टोरेज फैसिलिटी क्यों चाहिए। या तो आपकी अपनी स्टोरेज फैसिलिटी हो, आपका अपना एक बहुत बड़ा गोडाउन हो जिसमें आपने राइस व्हीट को रख दिया, तो आपके पास गोडाउन बनाने के लिए पैसा होना चाहिए। किसान है गरीब, तो गोडाउन फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। स्टोरेज है तो चलो सीरियल्स को तो रख दिया जाए, है ना, गेहूं को रख दिया, दालों को रख दिया, मेज को रख दिया, सीरियल्स को रख दिया। लेकिन आप जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आपने जो है वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर जिसको बोलेंगे, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज मींस हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को चाहिए ना। हॉर्टिकल्चर में क्या है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनको तो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वो मिसिंग है। तो गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड आफ्टर खेती क्या क्या प्रबंध करने हैं, या तो किसान खुद करे या सरकार करके दे। किसान पे पैसा नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, अब इसका नुकसान देखो। मैंने जो है बहुत सारी, लेट सपोज मैंने बहुत सारी मशरूम पैदा करी, मेरे को है यार मशरूम मैंने सोलन में पैदा कर दी, मेरे को है चंडीगढ़ जाने में जो है, मान लो मैंने मशरूम और दूर पैदा कर दी, चंडीगढ़ मेन चंडीगढ़ मार्केट है जहाँ मशरूम आके बिक रहा है, वो वहां से 400 किलोमीटर दूर है। मेरे पास देसी ट्रक है, मैं उसको लाद के 400 किलोमीटर 3 दिन में पहुंचूंगा ट्रक से धीरे स्पीड में, तब तक मशरूम खराब हो जाएगा। अगर मेरे पास एक कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन होती जो इस ट्रैवलिंग में हेल्प करती, तो मेरा मशरूम खराब नहीं होता। तो स्टोरेज फैसिलिटी की प्रॉब्लम है, रेफ्रिजरेटेड वैन की प्रॉब्लम है। गेहूं 6 महीने चल भी जाएगा रखा हुआ, है ना, लेकिन पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए आपको स्टोरेज डिफरेंट चाहिए। अगर बड़े गोडाउन्स भी होने चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा समय तक संभाल सको। वो क्यों है, आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी। क्यों, किसान लेट सपोज किसान मैंने मशरूम लगाया, तो अगर मेरा एक दिन में मशरूम नहीं बिका,
तो फिर जो है वो खराब हो जाएगा रखा रखा। तो मैं क्या करूंगा, औने पौने दाम पे कभी भी उसको बेच दूंगा जल्दबाजी में। क्यों? मुझे पता है ये खराब हो रहा है डे बाय डे। तो मींस आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। प्रोडक्ट अगर पेरिशेबल है और आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, आपको स्टोरेज में रख दिया, आपको पता है फ्रिज में रखा है, जिस दिन चाहे 10वें दिन भी हो, जिस दिन ठीक रेट देगा ना कोई इसका, उस दिन इसको जाके बेचूंगा। तो आपकी बार्गेनिंग इंक्रीज हुई। पहले आप 10 रुपए किलो बेच रहे थे, बाद में आप 1000 रुपए किलो बेच रहे। तो इस तरह से जो है कोल्ड स्टोरेज हेल्प करते हैं फार्मर की इनकम को बढ़ाने में। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस गवर्नमेंट ने क्या करना है, केवल खेती से प्रोडक्शन बढ़ा के क्या कर लोगे, अगर उस प्रोडक्शन से किसान को फायदा नहीं हो रहा, तो आपको एक बार हाई प्रोडक्शन कर ली, उतनी ही तो अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए उस प्रोडक्शन को संभाल के रखने के लिए, ताकि वो समय से बिक पाए। तो इसलिए वी नीड गोडाउन एंड स्टोरेज फैसिलिटी। ये एक फॉरवर्ड लिंकेजेस का पार्ट है, पोस्ट हार्वेस्टिंग है। तो किसान को हर तरफ से कुशन देने की कोशिश करो। दूसरा, अब वो कहता है यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्रोडक्शन बहुत हाई आती है, लेकिन मार्केट में जब बेचने जाता हूँ मुझे 10 रुपए से ऊपर का दाम नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। मार्केटिंग की क्यों? क्योंकि किसान को फिक्स कर दिया कि आपको पता ही है, रूरल एरिया में फिक्स कर दिया कि ये वाला जो एरिया का अनाज होगा वो इसी मार्केट में जाके बिकेगा। वहां पे मार्केट में क्या है, पुराने आड़ती हैं, उन्होंने कार्टेल बना लिए, 4 लोग हैं, उनके पास लाइसेंस है मंडी के। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने आपस में बोल दिया कोई भी गेहूं बेचने आएगा 10 रुपए किलो से ज्यादा का नहीं खरीदना। अब किसान आता है, बड़ी मेहनत करता है, वो कहता है गेहूं मेरा उगा ही 9 रुपए पर केजी के हिसाब से, उसमें अगर मैं कॉस्टिंग लगाऊं, मेरी लेबर है, मैंने इरिगेशन दिया, एक साल मेहनत करी इसके ऊपर, बीज खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदे, 9 रुपए पर केजी का तो मुझे पड़ा। मैं सोचा था 18-20 रुपए पर केजी आप बिकेगा, लेकिन उन चारों ने बोल दिया 10 रुपए से 1 पैसा ऊपर नहीं मिलेगा। तो मींस एग्रीकल्चर के लिए किसान के पास लिमिटेड मार्केट स्कोप है। तो यही सारी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स भी आपने बाद में समझ लिया। तो लिमिटेड मार्केट का स्कोप है एग्रीकल्चर में, तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक इशू है एग्रीकल्चर का। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस में क्या क्या गवर्नमेंट को ध्यान रखना है, कोल्ड स्टोरेज बनानी चाहिए, मार्केट करके दो। अब जैसे ऑनलाइन सिस्टम आ गया, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन है। लेट सपोज मैं जो है खेती करता हूँ, मेरी मर्जी में अमेजन के थ्रू जो है तमिलनाडु में जाके अपने अनाज को बेचूं। तो आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, है ना। इसको बोला जा रहा है, आप बाद में पढ़ेंगे, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात हो रही है, ई प्लेटफॉर्म्स बनाने की बात हो रही है। ये मार्केट के नए रिफॉर्म्स हैं। ई प्लेटफॉर्म्स बनाओ कि अगर मैंने हिमाचल के अंदर एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी उगाया है, मेरी मर्जी में जहां मर्जी बेचूं, है ना। और पूरे इंडिया में उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना के दो, यूनिफाइड मार्केट बना के दो। तो इस तरह से ई मार्केट के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये नए चैलेंजेस हैं, ये नए रिफॉर्म्स हैं जो आज के सिनेरियो में जरूरी है, राइट। तो गोडाउन्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर एक और चीज है, जैसे मान लो कि किसान को क्या एश्योरेंस है, मेरे को क्या एश्योरेंस है कि अगर मैं गेहूं उगाऊं, बहुत मेहनत करूं, सारे एग्रीकल्चर के बैकवर्ड लिंकेजेस को पूरा करके मैंने बहुत सरप्लस प्रोडक्शन कर दी, कोई खरीद ही नहीं रहा, मैं मार्केट में बेचने का, उन्होंने कहा हमें चाहिए नहीं, हमें कोई गेहूं की जरूरत ही नहीं, सरप्लस पड़ा है जी पहले से, तो मेरा तो सारा मेहनत खराब हो गई 6 महीने की। तो मींस एश्योर्ड मार्केट देने के लिए गवर्नमेंट इसलिए एमएसपी देती है, एश्योर्ड मार्केट। कहती है तुम उगाओ, टेंशन मत लो, हम तुमसे 1000 रुपए पर केजी में खरीद लेंगे, हम तुम्हें पहले गारंटी दे रहे हैं। एश्योर्ड मार्केट, एमएसपी, एश्योर्ड मार्केट देना कि किसान को ये एश्योरेंस। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे को पता है लोगों के पास ना लिखने के लिए बहुत अच्छा पेन नहीं है इंडिया के अंदर, मैंने एक पेन की कंपनी बनाई और सबको पेन जो है मेरा यूज किया, रेनॉल्ड्स का पेन बनाता हूं मैं, सबने मेरा रेनॉल्ड्स का पेन यूज किया। लेकिन क्योंकि मैं अवेयर था, मैं एक बिजनेसमैन था, मैंने सर्वे किया, देखा कि लोगों की नीड क्या है। किसान बेचारे को क्या पता कि लोगों को गेहूं चाहिए, कि रागी चाहिए, कि ज्वार चाहिए, कि बाजरा खाना पसंद करते हैं, उसके पास तो कोई ऐसा सर्वे नहीं है, डेटा नहीं है। तो वो बेचारा वो उगा रहा है जो उसे उगाना आता है, या जो उसके पास सीड्स अवेलेबल है। तो मींस किसान को आपको अश्योर करना पड़ेगा, तू निश्चिंत होकर खेती कर, हम तुझसे खरीद लेंगे। तो ये है फॉरवर्ड लिंकेजेस। ये फॉरवर्ड लिंकेजेस और क्या है कि जैसे फूड प्रोसेसिंग इज वन ऑफ देम। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मेरे को पता है मेरे गांव के पास में एक लेज बनाने वाली कंपनी है जो चिप्स बना रही है। उसने गांव वालों को सबको बोल दिया कि तुम जो है जितने मर्जी पोटैटो उगाओ, मेरे को इस साइज का पोटैटो चाहिए, ये रहे उसके सीड्स, जाके उगा दो। तो पोटैटो जब उग जाएंगे लाके मेरे पास भेज देना, मैं श्योर करता हूँ कि मैं तुम्हारे पोटैटोज को खरीदूंगा, मैं तुम्हारे टोमेटोज को खरीदूंगा, अपने अपने फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग चीजें परचेज करूंगा। तो अगर फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था होती, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मेरे गांव के आसपास होती, तो मैं उसी प्रकार का एग्रीकल्चर करता और वो मेरे को एश्योरेंस देता मार्केट की कि आपका सामान बिकेगा। इस चीज की गारंटी क्या है कि आपको पता है मेरे घर के पास में एक इंडस्ट्री है जिसको हमेशा जरूरत रहती है आलूओं की, तो मेरे को एश्योरेंस है
मेरे को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करेंगे कि कंपनी वाले फार्मर्स के साथ टाई अप कर लेंगे, कहेंगे कि आप जो है एश्योर्ड हमें ये चीजें देते रहा करो, हम खरीदते रहा करेंगे, तो दोनों का बिजनेस चलता रहेगा। तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का इंटरफेस मिक्सिंग करना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, तो ये फॉरवर्ड लिंकेजेस है। गवर्नमेंट को भी इनके ऊपर काम करना है कि फार्मर्स को नेशनल मार्केट दो, फार्मर्स को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करो, राइट। जैसे हिमाचल इज अ स्टेट जहां पे आपको पता है रिसोर्सेज नहीं है, टोपोग्राफी चैलेंजिंग है। वहां पे आप देखोगे ना, एप्पल बेल्ट अच्छा पैसा कमाती है, कीवी है, एप्पल है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, तो इनसे ड्राई फ्रूट्स फार्मिंग है। अगर इनकी प्रोसेसिंग यूनिट जैसे एचपीएमसी खुला है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो उससे प्रोसेस करके क्या होगा, फूड को दूर तक बेचा जा सकता है। उसको प्रेजर्वेटिव डाल के स्टोरेज करके आप चाहे चेन्नई भेज दो, चाहे इंटरनेशनल भेज दो, तो आपकी मार्केट एक्सपेंड हो जाती है। किसान को भी एश्योरेंस मिलती है कि सामान बिक जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, गोडाउन्स इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फिर इंपॉर्टेंट है, जो आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी वो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो किसान को हर लेवल पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगी। क्रेडिट यहां पर भी किसान को लगता है मेरे अपनी रेफ्रिजरेटेड वैन होती तो बढ़िया रहता, क्रेडिट चाहिए उसके लिए, मेरा अपना गोडाउन होता तो बढ़िया रहता। बहुत सारे किसानों ने मिलकर बोला यार हम पैसा पूल करके खुद की प्रोसेसिंग यूनिट डाल देते, पैसा चाहिए क्रेडिट। तो फार्म क्रेडिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, रूरल एरियाज में क्रेडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि फार्मर एंटरप्राइजिंग हो जाए, अब कि वो सब्सिस्टेंस वाले एरिया से बाहर निकले। तो गवर्नमेंट इस तरह के अब जो है काम पे ध्यान दे रही है। एक फॉरवर्ड लिंकेज जिसका एग्जांपल देखो, इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि फार्मर बेचारे ने तो क्रॉप उगाई, उस साल मॉनसून फेल हो गया, उसका क्या गलती थी। इस साल जो है एक बहुत बड़ा पेस्ट अटैक हो गया जिसके लिए वो तैयार नहीं था, उसकी क्या गलती थी। आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपकी क्या गलती थी। तो इंश्योरेंस होता है इन चीजों के लिए, आप थोड़ा बहुत पैसा लमसम देते रहो, अगर कोई विपदा आ भी गई तो आपका इंश्योरेंस वाला पैसा वापस आ जाएगा, एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा। तो इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट का काम है, इंश्योरेंस देना। हमें भी तो देती गाड़ियों बाइकों में, और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो किसान को भी देना चाहिए, राइट। तो ये सारे जो है फॉरवर्ड लिंकेजेस बोला जाता है, जिसमें मार्केटिंग है ना, जिसके अंदर आपका स्टोरेज है, जिसमें इंश्योरेंस है। तो दीज आर दी फॉरवर्ड लिंकेजेस। अगर पूछा जाए प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों मिक्स कर दो, बोलो ये है जी सारी समस्या है। फिर इसके साथ करंट अफेयर, क्लाइमेट चेंज जरूर डालना है, कंटेम्प्रेरी सिनेरियोज, फार्म लॉज वाली बात जरूर डालनी है, पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं जरूर डालनी है, अपने हिमाचल का जरूर घुसाना है, हिमाचल में क्या प्रॉब्लम है 4 लिखो। उन्होंने पूछा ना प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वो तो लिखी थी, अब बोलो हम हिमाचल की भी बताते हैं क्या स्पेसिफिक है। वहां पे फिर ज्योग्राफी बताने का मौका मिलेगा कि नदन की क्या प्रॉब्लम है ना, सॉरी अपर हिल्स की क्या प्रॉब्लम है, मिडल हिल्स की क्या प्रॉब्लम है, शिवालिक में फार्मिंग्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे किस प्रकार का एग्रीकल्चर हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए आपको, राइट। तो इस तरह से आपने चीजों को कनेक्ट करना है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है। क्लियर हो गया, इसी से ग्रीन रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है, राइट। अब देखो जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक को कवर करते हैं, एक काम करते हैं, चलो इसको कवर ही कर लेते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें क्या क्या करना है कि जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपने देखना है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा गया है, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें जो है पेपर के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कि पहले ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने क्योंकि अब ऑप्शनल लेवल पे ले जाना 20 नंबर के लिए, उन्होंने पूछ लिया व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, डिफाइन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट एल्स कुड बी डन। तो आगे 20 नंबर में अब क्या लिखें, तो आप बताओगे भाई पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, डिफाइन करेंगे। फिर व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड, आवश्यकता भी क्यों थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी उस टाइम पे, क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए था। थर्ड कि इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, टेक्निकल आंसर लिखना है ना ऑप्शनल लेवल पे, तो सारे नाम लिखने पड़ेंगे, राइट। अब डेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसमें प्रोडक्शन बढ़ी है, डेटा के साथ बात करनी है आपने, तो डेटा इज येट अनदर इंपॉर्टेंट, डायग्राम भी डालेंगे कहां कहां पे आया, डेटा भी डालेंगे कि कितनी प्रोडक्शन बढ़ी, कितनी फायदा हुआ, कितनी इनकम बढ़ी, कितनी ईल्ड बढ़ी, वो डेटा आपकी जेब में होना चाहिए, नोट्स में भी है, बुक्स में भी है। हाउ इट वाज एग्जीक्यूटेड, अब ये पूरा जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, अभी जो मैंने बताया ना सारे पॉइंट, वो सब ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉइंट है। इन सबको करने के लिए कैसे एग्जीक्यूशन किया गवर्नमेंट ने, ये पूरा एक बड़ा टास्क था, एग्जीक्यूट किया गया इसको। तो हाउ इट वाज एग्जीक्यूटेड, लास्ट इज, अब जब हो ही गया है एग्जीक्यूट, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, चाहे वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, क्या इसके जो है नफा नुकसान हुए। तो इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ना है। लास्ट पॉजिटिव नेगेटिव से क्या सीखेंगे, व्हाट एल्स कुड बी डन, अब और क्या किया जा सकता है। क्लियर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को इसकी एंटायरिटी में इस तरह से, ये जो है आपको पीपीटीज भी मिल जाएंगी,
ठीक है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में। इस तरह से आपने कवर करना है ग्रीन रेवोल्यूशन को। क्लियर है बात? अब सबसे पहले जब हम कहते हैं कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, या व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अबाउट इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड टू गिव food security to the people of nation and to assure a certain income to farmer। दो ऑब्जेक्टिव है, लोगों को खाना मिल जाए, फार्मर को पैसा मिल जाए, बस सिंपल खाना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए जरूरी है, एग्जीक्यूट किया गया। अब ये कैसे होगा, जो डिटर्मिनेंट्स बताए मैंने, कैसे होगा भाई, केमिकल फर्टिलाइजर डालो, और कैसे होगा जी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करो, और कैसे होगा जी, इरिगेशन दे दो। मुख्य ये तीन बातें हैं, अगर ये तीन कर लोगे तो काफी हद तक आप बोलोगे हरित क्रांति आ गई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका है। क्लियर? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू रैपिड इंक्रीज इन, हिंदुस्तान में अगर बात करें, इट रैपिड इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन इन व्हीट एंड राइस। और ये हिंदुस्तान ही नहीं, डेवलपिंग नेशंस में ये जो है सिचुएशन थी। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, वर्ल्ड ग्लोबल डायनेमिक्स से देखो। ग्रीन रेवोल्यूशन ना कि केवल हिंदुस्तान, बाकी नेशंस में भी, चाहे वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशन है, पोस्ट 40s एंड 50s का फिनोमिना है। ऐसा क्यों हो रहा है? आफ्टर फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशन हो गया, ब्रिटिश रिसीड कर गए, बाकी यूरोपियन पावर्स जो है वापस अपने घर चली गई और उन्होंने कंट्रियों को आजाद कर दिया। जब कंट्री को आजाद किया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ लिया, जब कंट्री को आजाद किया तो कंट्री ने अपने लिए काम किया, तो उन्होंने हेल्थ फैसिलिटी दी, फूड फैसिलिटी दी अपने सिटीजन्स को, क्योंकि यूरोपियन पावर्स ने बहुत ऑप्रेस करके रखा था। तो उसकी वजह से जब उनको ये सारी फैसिलिटीज मिली, तो आपको मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समझाया। हिंदुस्तान का एग्जांपल लेते हैं, 1951 से 1981 तक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन हैज एक्सप्लोडेड लाइक एनीथिंग। तो इतनी जो अचानक से पॉपुलेशन फैली, तो उसको खाना भी खिलाना था। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन समझो, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम पे केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन हो गया। हर गवर्नमेंट ने अपने लिए काम किया, तो वहां पे लोग बढ़ गए और खाना उतना ही था। तो वहां पे आपको हरित क्रांति की जरूरत है, उनको खाना खिलाना था। तो दोज वर द एरा जब पूरी दुनिया में भूखमरी आ गई थी, इसलिए इमीडिएटली आपको ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया नहीं पूरी दुनिया में चाहिए था। मैक्सिको चाहे पॉपुलस नेशन है, ठीक है, तो यहां पे इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन जरूरी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या एस्पेक्ट है, उन्होंने कहा जी केमिकल्स डालो, जितने से ज्यादा डाल सकते हो। क्यों? ज्यादा से ज्यादा फूड पैदा करो, फूड खराब नहीं होना चाहिए, चाहे फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड डालो, इंसेक्टिसाइड डालो। दूसरा वो कहते हैं इरिगेशन फैसिलिटी डालो, राइट। तीसरा हाई यील्डिंग, तीन ही है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उसको डालो पानी, उसको डालो खाद, बस। उससे क्या होगा, फूड प्रोडक्शन अपने आप आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो हाई यील्डिंग वैरायटी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अबाउट, सबसे जो इसमें की एस्पेक्ट है क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी। वीट के केस में देखा जाए ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट, इसको बनाया गया, इसको तैयार किया गया, राइट। तो इस तरीके से आप जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को समझिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी आई नेशन के अंदर, फार्मर की इनकम बढ़ी, फार्मर अमीर हुआ। पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ही देखोगे, जो पंजाब के अंदर, जो हरियाणा के अंदर और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो जाट बेल्ट है दिल्ली के अराउंड, यहां प्रोस्पेरिटी अचानक से क्यों आई है, आफ्टर 70s आई है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति एग्जीक्यूट हो गई थी, पैसा आया फार्मर्स के पास, क्योंकि फूड प्रोडक्शन सरप्लस हुई है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि इट हैज इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन एंड द इनकम ऑफ फार्मर। और पीछे थे तीन कारण, क्यों बढ़ी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आई, फर्टिलाइजर्स आए, केमिकल्स आए, और इरिगेशन फैसिलिटी दी गई। तो दिस वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, संक्षिप्त में बताया। अब डिटेल में बताते कि किसकी वजह से आया। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, नॉर्मन बोरलॉग है, इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की 40s में 50s में, पूरी दुनिया घूमी, अलग अलग सीड्स लाए, उनको ब्रीडिंग किया, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, फिर इन्होंने एक जबरदस्त सीड बना दिया, ड्वार्फ वैरायटी का सीड। उसमें क्या ड्वार्फ क्यों, अब जैसे जब बड़ा पौधा हो जाएगा और उसमें कनक ज्यादा लगेगी, है ना, वीट इन्होंने लगाया, कनक ज्यादा होगी, पौधे का लंबाई ज्यादा होगी, तो हवा चलेगी, पौधा गिर जाएगा, क्योंकि पतला अगर उसका स्टेम रहेगा और इतना ज्यादा वजन होगा तो वो उसको बियर नहीं कर पाएगा, तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो उसकी ऊंचाई को घटाना जरूरी था, तो ड्वार्फ वैरायटी का सीड बनाया। उसमें क्या है, प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है, दूसरा वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। आम सीड 6 महीने में मैच्योर हो रहा है, ये 4 महीने में मैच्योर होता है। तो आप साल में 2 बार वीट लगा लो, टेम्परेट एरिया 3 बार लगा लो, जो यूएसए में है हमारा विंटर वीट है, स्प्रिंग वीट है, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ। तो इस तरह से आप वीट की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले वीट के ऊपर काम किया। सारे डेवलपिंग नेशंस ने इनसे ये जो है फॉर्मूला पूछा, भाई हमें भी बताओ, हिंदुस्तान में भी आया ये फॉर्मूला। तो 60s में ये सीड मिल गया था। फिर हिंदुस्तान में एक्सपेरिमेंट के लिए पहले सीड को मंगवाया गया, सब कुछ लिखा आपके नोट्स में, सीड को मंगवाया गया,
उसको कहीं डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए, देखा हाँ यार ये सीड काम कर रहे हैं, अब मंगवाओ बल्क में और पूरे हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन फैला दो, राइट। तो इस तरीके से दो इसमें साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। नॉर्मल बोलैग, अर्नेस्ट बोलैग बॉर्डलॉग का काम है ना। डॉक्टर हसार जो है उन्होंने इनके साथ 40s में असिस्ट किया था जब इन्होंने ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया था। तो अगर इनका नाम नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन ऑप्शनल लेवल है, लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड, हिंदुस्तान में इस चीज को कस्टमाइज करवाना और हिंदुस्तान में जो ये सारे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है ये हिंदुस्तान की जमीन के मुताबिक कहां पे कौन से एरियाज है जहां पे इसको डालना है, कौन से एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या फार्म इनपुट डालेंगे, उसका काम किया MS स्वामीनाथन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अगर वर्ल्ड लेवल पे बोला जाएगा इट इज नॉर्मन बोलैग। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला बाद में नॉर्मन बोलैग को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी आ जाती, पूरे वर्ल्ड में भूखमरी आ जाती अगर ये सीड नहीं बना होता। क्लियर? तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, ठीक है। तो इंडिया में MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी मैं आपको दूंगा। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स भी आपने पढ़ना है कि उन्होंने एग्रीकल्चर के, आपको बताया ना प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर आपका टॉपिक है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्होंने पहले बता के रखा था MS स्वामीनाथन ने कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन। तो कभी भी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बिना अधूरा है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन आपने पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? ये साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चाहिए था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मैंने बताया जैसे ब्रिटिश हिंदुस्तान से जब जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन एग्रीकल्चर, आपके RC तिवारी के अंदर 5 ईयर प्लान्स दिए हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के, जरूर पढ़ने, उससे आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कैसे फोकस करती है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स आपने इकोनॉमी में भी पढ़े हुए, एग्रीकल्चर के रिस्पेक्टिवली दिए हुए, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे गवर्नमेंट खर्च कर रही थी पैसा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 60s में आया है, तैयारी उसकी आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी ने 1951 से शुरू कर दी थी। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे ही ब्रिटिश हिंदुस्तान से गए, मैंने बताया था प्रॉब्लम क्या थी एग्रीकल्चर के साथ, एक तो फार्मर्स लैंडलेस थे, है ना, लैंडलेस लेबर है, किसानों के पास जमीन नहीं है। दूसरा, किसान जो है एग्रीकल्चर करता है उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी देना सरकार का काम है। ब्रिटिश सरकार ने कोई पैसा खर्च नहीं किया हिंदुस्तान में। इसी को क्या कहते हैं, दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आपसे सरकार टैक्स लेती है, टैक्स लेती तो आपके लिए कुछ करती है, बदले में क्या करेगी, आपके लिए फ्री के सरकारी स्कूल खोलेगी, अस्पताल खोलेगी, नहरें खुदवाएगी, ताकि इन फ्यूचर आप और ज्यादा पैसा कमाओ, आप और प्रोडक्टिव बनो इकोनॉमी के लिए। जब आप पढ़े लिखे होगे, जब आप हेल्दी होगे, आप प्रोडक्टिव होगे ना इकोनॉमी के लिए। ऐसे ही जब आपको एग्रीकल्चर का सपोर्ट दे देगी नहरें खोद के, तो पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। ब्रिटिश क्या करते थे, पैसा उठाते थे, टैक्स ले जाते थे ब्रिटेन में, यहां एक पैसा नहीं खर्चते थे। तो इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या इशू था कि देश में फूड इनसिक्योरिटी थी। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया। उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था, एग्रीकल्चर में ग्रोथ ही नहीं थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1950 के बाद आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है देश के अंदर, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई हैं, लेकिन खाना नहीं मिल रहा लोगों को खाने के लिए, इसलिए जो है फूड इनसिक्योरिटी आ गई। दूसरा, आपने अपने एग्रीकल्चर को, ब्रिटिश ने क्या बोला, उन्होंने कहा हमें गेहूं चावल नहीं चाहिए, हमें कैश में पैसा दो। तो हिंदुस्तान का सारा एग्रीकल्चर क्रैश क्रॉप ओरिएंटेड हो गया था ब्रिटिश के एरा में। क्रैश क्रॉप कौन सी होती है, जिनको खाया नहीं जाता, जिनको बेचा जाता है, जैसे कॉटन, जैसे शुगर केन, जैसे टोबैको, है ना, जैसे इंडिको। इन क्रॉप्स को उगाया ही जाता है मार्केट में बेचने के लिए, रेदर देन सेल्फ कंजप्शन। ऐसे क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, कैश क्रॉप्स। तो इंडियन एग्रीकल्चर वाज प्रीडोमिनेंटली कैश क्रॉप ओरिएंटेड एग्रीकल्चर व्हेन ब्रिटिश वर इन इंडिया। तो जैसे ही अब आप अपनी खेती कर, मतलब आप गेहूं चावल उगा नहीं रहे जो आपकी कंजप्शन के लिए, तो पहले ही आपके पास खाना कम उग रहा है। दूसरा, जैसे ही एल नीनो आ गया, ड्राउट आ गया, कोई भी क्लाइमेट चेंज हो गया, रेनफॉल डेफिसिट हो गया, आपकी बची कुची खेती भी खराब हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, देश में फेमाइंस आएंगे, राइट, ड्राउट विल बी कन्वर्टेड इनटू फेमाइंस, भूखमरी आ जाएगी देश में। तो इसलिए 1950s का दौर वाज द एरा ऑफ फेमाइंस, और उस साल आई भी ड्राउट ईयर्स, राइट। तो फूड इनसिक्योरिटी थी देश में, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए था लोगों को खाना देना। तो कई सारे काम किए उसके लिए हमने। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंसी बनना था। अब खाना, तो 1951 में जब हमारी सरकार खुद की बनी तो हमने कहा यार खाना तो देना पड़ेगा, लेकिन देश में खाना पैदा नहीं हो रहा। तो हमने यूएसए के साथ ट्रीटी साइन करी, PL 480 साइन किया, पब्लिक लॉ 480। इसमें यूएसए क्या करता था, उनके पास सरप्लस व्हीट पड़ा ही हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान में वो व्हीट देना शुरू कर दिया फ्री में।
लेकिन शिपिंग का पैसा हमें बियर करना पड़ता था, हम वैसे ही गरीब है, तो शिप से हिंदुस्तान तक वीट आता था, फिर उसको अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट का तो पैसा इन्वॉल्व है, ट्रक से गांव के लेवल तक वीट को लाना है, वहां राशन की दुकान से चाहे फ्री में बंटवाना है, लेकिन गवर्नमेंट को फ्री में देने के लिए भी तो कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो इसीलिए आप देखोगे सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, हम लोग बाहर से खरीद रहे थे, ठीक है, फूड सिक्योरिटी देने की कोशिश करी, लेकिन जो है उधार के वीट के ऊपर, है ना, या गवर्नमेंट की बोला जाता है सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सॉवरेनिटी का मतलब है कि कोई देश अगर आपको फ्री में खाना खिला रहा है, इन फ्यूचर वो आपको डिक्टेट करेगा अपनी टर्म्स में। इसलिए, और वही वो दौर है जब नेहरू ने एक एजेंडा उठाया था जिसको बोला जाता है नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि एक तरफ तो बोल रहे हो हम हर चीज में न्यूट्रल रहेंगे, किसी का एहसान नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, दूसरी तरफ आप किसी का फ्री का अनाज खा रहे हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही थी, राइट। तो अमेरिका वांटेड कि उनकी टर्म्स जो है डिक्टेट होनी शुरू हो जाए, तो दिस वाज द प्रॉब्लम। तो नैम वहां पे जो है एक हमारे लिए इशू था कि हमें सॉवरेनिटी चाहिए थी, क्योंकि हमने अपने प्रियम्बल में सबसे पहले क्या लिखा है, वी आर द सॉवरेन स्टेट, तो सॉवरेनिटी की बात करिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, सॉवरेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल था हमारा कि हम अपनी जो है सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो फूड में और बाहर से आपका फूड आ रहा है, निर्यात हो रहा है, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम थी हिंदुस्तान में उस टाइम पे पॉवर्टी की बहुत समस्या थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो ये भी, इसके लिए भी पॉवर्टी है, तो लोग खरीद के खा ही नहीं सकते फूड को, आपको फ्री में देना पड़ेगा। दूसरा, किसान भी पुअर है जो फूड को उगा रहा है, तो उसके पास पैसा ही नहीं है ताकि वो जो है अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाए। तो ये प्रॉब्लम थी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया देश में, पॉवर्टी ऑफ फार्मर्स, पॉवर्टी ऑन द फार्मर पार्ट ऑफ फार्मर्स एंड द सिटीजनरी, फूड इनसिक्योरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी के प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि एग्रीकल्चर बहुत ट्रेडिशनल लाइन में हो रहा था। ऑब्जेक्टिव था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि इसको बदलो, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है, वहां से कनेक्ट करोगे आप चीजों को पॉलिटी के साथ, कि आपका यहाँ पे प्रियम्बल कोट करोगे, यहाँ पे इकोनॉमी कोट करोगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपका लिखा है डीपीएसपी में कि आपने मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है, समय के साथ बदलो। तो मॉडर्नाइजेशन में क्या करोगे आप, जब समय कहता है कि इरिगेशन करो तो इरिगेशन करो, कि फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड डालो, फार्म इक्विपमेंट्स यूज करो, मैकेनाइजेशन यूज करो, तो दिस इज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अदरवाइज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा वी वर डूइंग एग्रीकल्चर इन अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड द प्रिमिटिव लाइन्स, जो हम पढ़ते भी है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर। लास्ट पॉइंट इज कि एग्रीकल्चर करोगे तो सपोर्ट मिलेगा ना इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्री मैंने पढ़ाया हुआ है कि इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट मिलेगा एग्रीकल्चर से। दो प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है, एक है बैकवर्ड लिंकेजेस, एक है फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड लिंकेजेस में अगर मेरे को आपको सीड देना है तो उसकी इतनी सारी सीड इंडस्ट्री बनी है ना पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में। अगर आपको मेरे को फर्टिलाइजर देना है तो उसकी बनी है ना इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की इंडस्ट्रीज चल रही है ना। तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्री चलाता है एग्रीकल्चर, जहां से वो सीड खरीदेगा एग्रीकल्चर, जहां से वो पेस्टिसाइड खरीदेगा, जहां से वो फर्टिलाइजर खरीदेगा, जहां से वो ट्रैक्टर खरीदेगा, फार्म इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। तो मींस एग्रीकल्चर कई सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है जो उसको इनपुट देती हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर उन इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है जहां जो उसका आउटपुट लेती हैं, और जिनका नाम क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कैसी इंडस्ट्रीज हैं ये, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, चाहे वो जूट है, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो सिल्क है, चाहे वो वूल है, ठीक है। तो ये सब किस पे चल रहा है, ये जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। शुगर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इंडस्ट्री। तो ऐसे कई सारी एग्रीकल्चर, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है। तो कितनी सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर इंडस्ट्री चलेगी, एग्रीकल्चर चलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो मींस एग्रीकल्चर इन जनरल पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करता है। एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो किसान भी पैसा कमाएगा, लोगों को खाना भी मिलेगा, दूसरा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, वहां पे भी रोजगार पैदा होगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या नाम रखा है मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्योंकि इंडिया में स्टिल द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया सेज कि स्टिल 46% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो जो हमारी पॉवर्टी है, द पॉवर्टी इज कोरिलेटेड विद द एग्रीकल्चर पॉवर्टी इन इंडिया, जो कि हमने जीएस में भी पढ़ा। एग्रीकल्चर बेस्ड पॉवर्टी है आपकी, रूरल पॉवर्टी की, रूरलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी है हमारा। विलेजेस में लोग पुअर हैं, क्यों, क्योंकि वो खेती करते हैं। एंड एग्रीकल्चर हमने जीएस में पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 18 to 20, वेरी करा कई सालों तक, इस बार 20 आया है, 18 to 20% ऑफ द जीडीपी। 46% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज जस्ट अर्निंग 18 to 20% ऑफ द होल इनकम। तो उनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो दे आर बाउंड टू बी पुअर।
तो मींस फार्मर्स इसलिए गरीब है बिकॉज ही और शी इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो जो कि जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है क्योंकि उतना उसको दाम नहीं मिलता। तो दिस इज द थिंग। तो दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स विच वर ट्रिगिंग, दीज आर दी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच वर ट्रिगिंग टूवर्ड्स द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो बेस तैयार था, हमें चाहिए थी हरित क्रांति क्योंकि हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, देश आजाद हो गया था, पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, कैश क्रॉप्स उगा रहे थे तो क्रॉप्स ही नहीं थी खाने के लिए, राइट, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, पॉवर्टी थी। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए वी वर वेरी मच नीडेड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट। अब कैसे एग्जीक्यूट हुआ? 12 कंपोनेंट है, याद रखो 12 कंपोनेंट है, सारे बताए हुए नोट्स में भी दिए हुए 12 कंपोनेंट है जो मैंने अभी तक आपको समझाया। डिटरमिनेंट्स में क्या क्या था? अब ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, मींस हरित क्रांति लानी है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सबसे पहले क्या चाहिए? एक हाई यील्डिंग वैरायटी चाहिए जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ा दे। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड कहता है मैं सीड तो ज्यादा पैदा कर दूंगा, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, लेकिन मुझे खाने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर डालोगे, सीड को इनपुट क्या चाहिए? उसको मिट्टी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पानी चाहिए, तो आपको पानी भी देना पड़ेगा। तो आपको इरिगेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे। आपने इरिगेशन फैसिलिटी दे दी, देखा गवर्नमेंट ने 1951 में आपका भाखड़ा नंगल बनना शुरू हो गया, 56 में उसका एग्जीक्यूशन हो गया था। तो भाखड़ा नंगल उस टाइम से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखनी शुरू कर दी थी कि हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है तो कैनाल इरिगेशन देना ही पड़ेगा। तो हमने वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी दी, तो हमने कैनाल्स बना दी। कैनाल्स बनाने के बाद भी हमने देखा कि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पे इंपैक्ट नहीं आ रहा। हमने और माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया कि क्या दिक्कत आई, तो हमने देखा कि कैनाल आपने गांव के बाहर से निकाल ली, किसान गरीब है, आपने उसको बोल दिया कि कैनाल जो है जो गांव के बाहर से जा रही है वहां तक सरकार ने जिम्मेदारी पूरी कर ली, उसके आगे बोल दिया पंचायत को कि आप अपने खेतों तक व्यवस्था खुद करके दो। किसान गरीब है, वो कहां से खेतों तक व्यवस्था करता? तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया कि ये जो कैनाल अब खोद दी है इससे बेनिफिट तो दिखाना भी तो गवर्नमेंट का ही काम था, तो आधा अधूरा काम कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? फार्म तक ले जाके कैनाल को छोड़ा। फिर उन्होंने क्या किया? अब लोगों में लड़ाई होती विलेज लेवल पे, आप पंजाब में जाओ, हरियाणा में चलाओ, तो यहाँ तो जो है इरिगेशन के पानी को डिवाइड करने के लिए रोज गोलियां चलती हैं। क्यों? क्योंकि पानी लिमिटेड है। अब किसके खेत में कब पानी लगेगा इसका एक शेड्यूल बनेगा, इसका एक चार्ट बनेगा, वाराबंदी सिस्टम। तो इस तरह से सबको एक टाइम स्लॉट मिलेगा पानी का। फिर आपके खेत की स्लोप, पानी तो एक ही जगह से एंटर करेगा, अगर स्लोप पैटर्न ठीक नहीं है तो पानी पूरे खेत में फ्लो नहीं कर सकता। तो आपने इन माइक्रोस्कोपिक चीजों पे ध्यान देना था गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटी देने के बाद भी आपकी प्रोडक्शन में इंपैक्ट नहीं आ रहा था। तो जब हमने ये छोटे छोटे अरेंजमेंट और किए तब जाके हमारे को दिखा कि आपका इरिगेशन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को क्या बोला था? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेना, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बना के देना पड़ेगा। फिर आपको देश में ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर चलाना है साथ में लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो ये सारे काम करो और किसान के पास जमीन नहीं है। तो जो लैंड सीलिंग एक्ट है, जो जिम्मेदारी एबॉलिशन है, जो टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं, वो सब लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, तब जाके हरित क्रांति आएगी। वो समझाया हुआ है। तो लैंड रिफॉर्म्स भी इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उन्होंने कहा अब जमीन दे दी, एक किसान की जमीन यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 जगह पूरे गांव में जमीन दे दी। उन्होंने कहा इस जमीन का क्या करेगा? ये तो फ्रेगमेंटेड है। तो लैंड वॉज फ्रेगमेंटेड। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? कंसोलिडेट थे, आप आपस में बातचीत करो और अपने अपने लैंड को पूल करना शुरू करो। ये वाला लैंड बेच के यहाँ पे ले लो, ये वाला बेच के यहाँ पे ले लो, ये वाला बेच के यहाँ पे ले लो। अब आपका लैंड कंसोलिडेट हो गया। ऐसे ही गांव का हर किसान एक दूसरे के साथ बार्गेन करे और लैंड को कंसोलिडेट करे। तो कंसोलिडेशन वाज ऑफ होल्डिंग वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा ये सब भी हो गया, अब क्या करना था? क्रेडिट फैसिलिटी देनी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों? इरिगेशन करने के लिए कैनाल खोदनी है, मैकेनाइजेशन भी करना है ना। आपको फार्म इनपुट चाहिए, चाहे वो सीड है चाहे फर्टिलाइजर है, पैसा चाहिए। तो मैंने बताया आपको रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए, ग्रामीण बैंक खोले गए, कोऑपरेटिव बैंक्स खोले गए जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। हिमाचल का ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो इस तरह से आपके क्रेडिट फैसिलिटी को एश्योर करना भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टारगेट था, या बोलोगे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बोला जा सकता है। क्लियर? दूसरा एक और क्या है? उन्होंने कहा पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, तो हमने देखा कि जो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो रूरल एरियाज में तो कैनाल देने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद अपना पंप सेट लगा लेंगे, बिजली ले लेंगे, उस पंप सेट से ट्यूबवेल के थ्रू पानी को निकाला जा सकता है।
तो इलेक्ट्रिसिटी दी गई गांव गांव पे। इसलिए अगर आप देखोगे हरियाणा वाज द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जहां के हर विलेज में बिजली थी। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट करना था हरियाणा में, तो वहां विलेज लेवल पे बिजली देना जरूरी था। पंजाब विलेज लेवल में बिजली देना जरूरी था। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन की बेल्ट बनाई हुई थी आपने, तो वहां पे आपने स्पेशल अरेंजमेंट किए बिजली देने के। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बिजली प्रोवाइड करो। क्लियर? एक और देखो, उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, रोड भी तो बना के दो, जो मैंने अभी तक बताया, रोड बना के दो, मार्केट बना के दो, मंडीज बना के दो, तब जाके ये अनाज बिकेगा। फार्म मैकेनाइजेशन करके दो, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड दो, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज बनाओ, है ना, लुधियाना के अंदर, हरियाणा के अंदर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मेरठ वाले रीजन में, यहां पे ही क्यों एग्रीकल्चर की इतनी यूनिवर्सिटीज बनी? क्योंकि यहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। तो रिसर्च चाहिए, यूनिवर्सिटीज मींस रिसर्च। एग्रीकल्चर जो भी मैंने बताया, रिसर्च की जरूरत होती है। तो ये सारे अगर हम काम करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन देश में आएगा। बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन सबसे ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s 60s में आया। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी आपका पूरा ये दे रखा है प्रोसेस, हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ साथ ये सारा सपोर्ट आपको मिला है। ठीक, तब जाके ग्रीन रेवोल्यूशन देश के अंदर आया है। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाना था तो उन्होंने पूछा कि कहां पे लाया जाए ग्रीन रेवोल्यूशन, पूरे हिंदुस्तान में लाया जाए? उन्होंने कहा नहीं ला सकते। कारण क्या थे? ग्रीन रेवोल्यूशन के ये सारे कंपोनेंट थे। सबसे पहला कंपोनेंट है, उसने कहा यार लैंड रिफॉर्म्स तो होने चाहिए। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सारे रीजन में लैंड रिफॉर्म्स फेल हो गए। क्यों? लैंड रिफॉर्म्स किसने करने थे? स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट का काम था। स्टेट गवर्नमेंट्स वर करप्ट इन दीज एरियाज। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट में यहां पे वही लोग थे जो लोग जमींदार थे, तो उनके अगेंस्ट थे लैंड रिफॉर्म्स, उन्होंने इंप्लीमेंट होने नहीं दिया, या उनका इन्फ्लुएंस था पॉलिटिशियंस के ऊपर, तो इन स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स फेल हो जाते हैं। अब यहां पे किसान के पास जमीन ज्यादा थी नहीं, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे होल्ड कर पाता? तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के उस हिस्से में किया जहां लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल थे। हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म्स एक इस पॉकेट में सक्सेसफुल हुए, एक इस पॉकेट में सक्सेसफुल हुए। तो हमने क्या किया? इस पॉकेट में रख दिया व्हीट, इस पॉकेट में रख दिया राइस, और ये दोनों एग्रोक्लाइमेटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक थे। ये टेम्परेट है, व्हीट लग जाएगा, ये ट्रॉपिकल है, राइस लग जाएगा। तो तमिलनाडु और आंध्र के कोस्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल थे, तो हमने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाके दिया किसानों को। ग्रीन रेवोल्यूशन मींस हमने इन्हीं किसानों को कहा ये रहा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इससे अब जो उगाना है उगा लो। दूसरा, ये वो दो पॉकेट्स हैं, यहाँ पे देखो ना कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे नदियां बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे कैनाल इरिगेशन, भाखड़ा नंगल, ट्यूबवेल सब कुछ है, ग्राउंड वाटर है, यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर अच्छा है, पर्टिकुलरली इन दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों जगह पे पानी था, जमीन थी। क्या क्या मिला यहाँ पे? क्यों यहीं पे लैंड रिफॉर्म्स आया, सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन? पहले तो यहाँ लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल थे, लैंड फर्टाइल भी था, ये सबसे फर्टाइल बेल्ट है पूरे हिंदुस्तान की। तीसरा, यहाँ वाटर भी था, इसलिए उन्होंने कहा ये परफेक्ट लोकेशन बन रही है अब ग्रीन रेवोल्यूशन की, पहले यहीं पे इंप्लीमेंट करके दो। तो यहां पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और दो ही सीड निकले थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। मनीला फिलीपींस से राइस का सीड आया था, मैक्सिको से आपके व्हीट का सीड आया था। तो ये दो हिंदुस्तान की वैसे भी स्टेपल क्रॉप्स थी, तो यहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया हिंदुस्तान में। क्लियर? तो इट इंक्रीजेस, अब आ गया, तो अब इसके बेनिफिट क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन आने के लिए? सबसे पहला, इससे पैदावार बढ़ी। डेटा आप उठा लेना, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब एक खेत से अगर मैं ज्यादा अनाज पैदा कर देता हूं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आज उसमें से 100 किलो अनाज निकलता था, कल 100 किलो निकलता था, आज 1000 किलो निकला है, तो दी प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ गई, राइट? दूसरा, प्रोडक्शन बढ़ गई तो किसान ने ज्यादा पैसा, ज्यादा अनाज बेचा, उसकी प्रॉस्पेरिटी आ गई। प्रॉस्पेरिटी आ गई, देश में जो इंपोर्टेड फूड आप खाते थे, जो फ्री का मुफ्त का फूड खाते थे, वो बंद हो गया, तो इंपोर्ट आपका घट गया, आपका पैसा बच गया, इंपोर्ट करने में पैसा भी लग रहा था, इंपोर्ट का पैसा बच गया। दूसरा, सॉवरेनिटी जो कॉम्प्रोमाइज होती थी, आत्मसम्मान कॉम्प्रोमाइज होता था, वो भी बंद हो गया। तीसरा, कैपिटल फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इकोनॉमिक्स का टर्म है। मैं एक बिजनेस करता हूं, मैं बिजनेस से 500 रुपया कमाता हूं, 400 रुपये तो मेरा खर्च हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, सैलरीज जाती हैं लोगों को, सब कुछ गया, 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। मैं 100 में से 20 रुपए बचा के रख लेता हूं कि भाई कल को अगर कोई समस्या आ जाएगी, कोरोना आ जाएगा, सैलरी कैसे दूंगा, मैं 100 रुपए में से 80 रुपए बचा लेता हूं। 20 रुपए मैं अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करता हूं। क्यों? ताकि कंपनी की ग्रोथ हो। री इन्वेस्ट क्यों जरूरी है? देखो, मैं जैसे लेट सपोज जो है, मैं एक आप मान लो एक मैं पेन बनाने वाली कंपनी, मैं पेन बनाता हूं, पेन बेचता हूं, उसमें 100 रुपए बचा लिया मैंने, तो मैं अगले साल क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा प्लांट लगा दूंगा 20 रुपए का। उससे क्या होगा,
मैं 10 पेन एक्स्ट्रा बनाऊंगा साल के एंड में, तो थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ाऊंगा। तो हमेशा बिजनेस को री इन्वेस्ट करना होता है अपने बिजनेस के अंदर, उसी से बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आज भी मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, कल भी मैं 100 रुपए कमाऊंगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी, तो कल को इंप्लॉयमेंट जनरेशन एक्स्ट्रा नहीं होगा। दूसरी बात, कल को महंगाई बढ़ेगी, लोगों की सैलरी बढ़ेगी, अगर मैं ग्रो नहीं करूंगा बिजनेस वाइज, तो मैं लोगों की सैलरी बढ़ा के कैसे दूंगा? इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग में जो है मेरा रेंट बढ़ जाएगा, मेरी बिजली महंगी हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी, तो मैं कैसे बियर कर पाऊंगा बिजनेस को? तो अगले साल आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, 500 रुपए कमा रहा हूं, जिसमें से 100 बच रहा है, कल 500 रुपए ही एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन 0 हो जाएगा। इसलिए मेरे को बिजनेस को ग्रो करना जरूरी है। इसको बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। आप जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वापस री इन्वेस्ट करते हो, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा होना भी तो चाहिए। ब्रिटिश टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फार्मर को इतना इंपॉवरिश कर दिया, आपने 60% टैक्स ले लिया, 40% तो उस बेचारे की लागत ही थी, उसके पास कहां पैसा बचेगा कि उसने अगर 100 रुपए जो है कमाए, उसमें से 40 रुपए तो उस 100 रुपए को कमाने में खर्च हो गए थे एग्रीकल्चर में, 60 रुपए उसने टैक्स भर दिया, तो वो इंपॉवरिश हो गया। अगर आप अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया एग्रीकल्चर को। अब उससे क्या हुआ, उसने 100 रुपए कमाए, उसने 100 में से 80 खर्च किए, 20 रुपए एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किए। कैसे? उसने कहा यार आज मैं ट्रैक्टर खरीद लाता हूं एक, इससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी। आज मैं ज्यादा सीड्स खरीदता हूं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आज मैं ज्यादा अच्छा फर्टिलाइजर डालूंगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इरिगेशन की फैसिलिटी दे देता हूं, अच्छी बात है। इन्वेस्ट किया उसने पैसे को, इसको बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन द कैपिटल फॉर्मेशन हैज अकर्ड इन इंडिया, जिससे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट, याद रखो ये वर्ड, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ी। एग्रीकल्चर में दो लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करती है। जैसे हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपके देश के 46% लोग एग्रीकल्चर करते हैं और आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हो 2% ऑफ द जीडीपी, जो कि बहुत कम है। कि आप एग्रीकल्चर में ज्यादा पैसा खर्च करो ना, क्योंकि ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं, 2% का तो पता ही नहीं चलेगा। गवर्नमेंट कहां पे एग्रीकल्चर में खर्च करती है, उसकी यूनिवर्सिटी बनाती है, एग्रीकल्चर में खर्च हुआ। एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटी देती है, उसमें पैसा खर्च हो गया। सब्सिडी दे रही है, उसमें पैसा खर्च हो गया। तो गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। क्यों? ज्यादा लोग कर रहे हैं उसे, तभी ज्यादा लोगों का बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, बजट पढ़ेंगे लगातार, अब जो है आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज वेरी पुअर। अब सारे प्राइवेट आदमी को करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल फार्मर को करनी पड़ेगी। तो अगर वो पैसा कमाएगा तो कर देगा खर्चा। तो कैपिटल फॉर्मेशन शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि इसके प्रॉफिट्स बढ़ गए थे। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए। इससे एग्रीकल्चर में ग्रोथ आएगी इन फ्यूचर, कि आप आज 10 सेब के पेड़ लगाते रहे, आपने पैसा कमाया, आपने एक एक्स्ट्रा खेत ले लिया जो बंजर पड़ा था, उसमें थोड़ा ठीक ठाक किया, उसमें 20 पेड़ और लगा दिए। कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा लगा ना आपको उसको ठीक करने में, कैपिटल फॉर्मेशन। तो लगातार कैपिटल फॉर्मेशन करते रहना पड़ता है। राइट, फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का समन्वय है, बैकवर्ड इंडस्ट्री चलेंगी, फॉरवर्ड इंडस्ट्री चलेंगी। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। राइट, रूरल एम्प्लॉयमेंट हुआ, 10 प्रकार के रोजगार होते, चाहे लैंडलेस लेबर के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार का रोजगार हो। खेती चलेगी तो हर प्रकार का रोजगार पैदा होगा गांव के लेवल पे, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट पड़ेगा। साइंटिफिक फार्मिंग होनी शुरू हो गई, लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने लगे खेती में, तो ट्रेडिशनल वे से बाहर निकला है। तो दीज आर दी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। राइट, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक बड़ा टर्म है, ठीक है, इसको बड़े दायरे में समझने की जरूरत थी। आज इतना ही करते हैं, द लेक्चर हैज बीन एक्सटेंडेड सो फार। तो नेक्स्ट क्लास में हमने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर दी वे अहेड एंड व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। छोटा सा ही लेक्चर रह जाता है क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। क्लियर? तो इसका सेकंड पार्ट जो है, फिर से इसमें कुछ और चीजें जो रह गई है, नेगेटिव एस्पेक्ट, व्हाट एल्स कुड बी डन, ठीक है, एंड दी चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर? चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।